हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल की वीडियो में जैसे कि हमने पंचायती राज वाले चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और हम वहाँ पे जो है एवोल्यूशन पढ़ रहे थे कि किस तरीके से पंचायती राज का एवोल्यूशन हुआ है। उससे रिलेटेड हमने दो कमिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। इन दोनों ही कमिटीज़ के जो रिकमेंडेशंस थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम फर्दर जो भी कमिटीज़ हैं, पहला हम देखेंगे जीवी के राव कमिटीज़ के बारे में। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, देन थुंगन कमेटी एंड लास्ट है आपकी गडगिल कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी देखने को मिलेगी। इसके बाद फाइनली जो है कह सकते हैं कि जो अमेंडमेंट बिल बना था, लाइक 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बिल, उसको फ्रेम करने के लिए, उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो है इस पर्टिकुलर कमेटी जो है गडगिल कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है जीवी के राव कमेटी के अंदर, द कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवी के राव वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। यानी प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में किस तरीके से जो रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशंस के प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। क्या उस समय क्या था कि इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि आप कह सकते हो उनको एलिवेट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। तो किस तरीके से वो प्रोग्राम हेल्पफुल हैं, किस तरीके से जो इन प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उसे इम्प्रूव करना है, कैसे रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है रिव्यू करना था इस कमेटी के द्वारा। तो दैट्स वाई ये जो कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवी के राव, ये कमेटी को फॉर्म किया गया। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो कमेटी है केम टू कंक्लूजन दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक, यानी जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहे हैं वॉज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड डाइवर्स्ड फ्रॉम द पंचायती राज, एंड दिस फिनोमिना ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज अगेंस्ट द democratization weakened the Panchayati Raj institutions, resulting in what is aptly called as grass without roots। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कहीं ना कहीं इस कमेटी के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम इन फ्रेजेस को जो है तोड़ तोड़ के जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज हो गया था, यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो रेड टेपिज्म हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और सेंट्रलाइजेशन हो रही थी डिसीजन मेकिंग, यानी सेंटर पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो स्टेट पे जो आपको देखने को मिलेगा, ये सब जो है कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन रहे हैं। और जो हमारे लोकल गवर्नेंस है, जिसके लिए आपने देखने को मिलेगा पंचायती राज को बनाया गया था, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा था ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। और जब भी हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक अप्रोच जो होती है, इसे हम कहते हैं टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच, वो कहीं ना कहीं जो है वो अप्रोच फॉलो किया जाता है, जहाँ पे डेवलपमेंट जो है इनिशिएट किए जाते हैं कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू ब्यूरोक्रेटिक्स और प्री-डिफाइंड कैटेगरीज, एंड इट ऑफन लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द लोकल नीड। ठीक है, यानी सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन जब भी होगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पे जो है टॉप टू डाउन अप्रोच के तहत देखने को मिलेगा किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहाँ पे बैठे हुए पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे एंड उसको फिर डाउन बेसिकली जो आपका नीचे यानी विलेज लेवल पे वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे देंगे। ठीक है, वहीं पर हम उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें डेमोक्रेटाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाता है कि भाई आपको जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना है, जो डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की जाती है, और इसका मेन एम यही होता है कि आपको स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एट द ग्रास रूट लेवल। और क्योंकि हम जानते हैं पंचायती राज सिस्टम हमने इसलिए बनाया था ताकि हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे जो विलेजर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में, रैदर दैन जो उनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में देखने को मिलेगा, जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर पॉलिसीज़ फ्रेमिंग में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं विलेज पंचायती राज सिस्टम को जो वीक करने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो शिफ्ट आया है, ठीक है, टूवर्ड्स द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, ये वीकन कर रहा है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है हमारी बॉडी मतलब हमारे इंडिया में, उनको जो है वीक करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से जो भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो अगर प्योरली हम कह सकते हैं बिकम्स ब्यूरोक्रेटिक अगर हो जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं हिंडर करने की कोशिश करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को।
और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वी.के. राव कमेटी है, इन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, बट जो हमारे विलेजर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए ये वर्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया है, ग्रास विदाउट रूट्स, यानी कि लोकल, मतलब देखो ग्रास तो है बट रूट्स नहीं है। अगर रूट्स नहीं होंगे कहीं ना कहीं आप उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो अगर बिना ही रूट्स के अगर ग्रासेस प्रेजेंट होंगी तो किस तरीके से वहाँ पे मतलब वो इफेक्टिव रह पाएंगी। तो वही चीज़ बोली गई है कि लोकल इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ये वीकेंड हो जाएंगे इफ़ दे कैन नॉट इफेक्टिवली सर्व द नीड ऑफ द पीपल। यानी जो नीड्स है लोगों की, जो गांव में, विलेजेस में, या फिर कोई भी आप कह सकते हो किसी ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी नीड्स को अगर हम पूरा ही ना कर पाएँ, उनके अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं जो प्लान्स बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ना हो, तो वो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस है फिर वो वीक हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे अपनी जो भी ड्यूटी परफॉर्म करने में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट फर्दर फिर से मैं इस चीज़ को जो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि इम्प्रूव करना है वाटर सप्लाई इन अ विलेज में, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना है, उसके लिए एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटाइजेशन अप्रोच की, अगर ये अप्रोच अगर फॉलो की जाती है तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एलोकेट करेगी फंड्स वगैरह फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, यानी जो भी प्रोजेक्ट्स विलेजेस में चलाने हैं उसके लिए जो भी फंड्स चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर एक स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो वहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरीके से एक रिजिड गाइडलाइंस को फ्रेम करेंगी एंड वो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो उनके द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा। अब ऐसा प्रोजेक्ट जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं वन साइज़ फिट ऑल मॉडल, ठीक है। तो यानी एक ऐसा मॉडल बना दिया और आप कोशिश कर रहे हो कि वो जो मॉडल आपने एक रिजिड मॉडल बनाया है उसको सभी में फिट करना चाहते हैं, मतलब हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे कहीं ना, क्योंकि देखो जो भी विलेजेस हैं उनका टेरेन डिफरेंट हो सकता है, कुछ कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, बट आप क्या कर रहे हो, आपने एक मॉडल बना दिया। अब क्योंकि वो आपने वहाँ पे जो भी गाइडलाइंस थी वो फ्रेम कर दिया, अब आप क्या सोच रहे हो कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सेम तरीके से हर एक विलेजेस के अंदर, हर एक गाँव के अंदर, हर एक कस्बे के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जो है कभी कभी फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वन साइज़ फिट ऑल मॉडल का, वो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हैम्पर करने की कोशिश करता है। बिकॉज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो विलेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे उनको लिए स्टैंडर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे बना रहे हो, बट वो जो स्टैंडर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम है वो कभी ना कभी कह सकते हैं किस ना किस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाता स्पेसिफिक लोकल नीड्स को। यानी वहाँ पे जो विलेजेस के अंदर जो लोकल लोग हैं उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल कहीं जगह आपको देखने को मिलेगा सीजनल वाटर स्कार्सिटी होती है, उस हिसाब से आपको पॉलिसीज़ बनानी है। कहीं पे टेरेन चैलेंजेस है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे प्लेन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हर एक विलेजेस के अंदर का जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे स्पेसिफिक नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है ताकि वहाँ पे जो लोकल पीपल्स बैठे हैं उनकी नीड्स को हम पूरा कर सकें। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि जब भी ब्यूरोक्रेटाइजेशन अप्रोच होगी तो वो सिंपली फॉलो करेंगी वन साइड फिट्स ऑल मॉडल को। बट अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक अप्रोच की, तो इस डेमोक्रेटाइजेशन अप्रोच में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, यानी जो आपकी विलेज काउंसिल होगी लोकल लेवल पे, वो एक्टिवली यहाँ पे इंगेज होगी विलेजर्स के साथ, यानी जो भी विलेजर्स हैं उनके साथ इंगेज करेगी, क्योंकि बिकॉज उनको पता है ना कि अब भाई हमारे यहाँ पे वाटर सप्लाई में इश्यूज़ आ रहे हैं। अब क्योंकि इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे हर एक विलेज के द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाएगा और एसेस किया जाएगा कि क्या क्या वाटर की नीड्स कहाँ कहाँ पे है। तो हर एक कम्युनिटी के मेम्बर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दैन उस हिसाब से वो जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पे फ्रेम करते हुए नज़र आएंगे। और इस तरीके से जो है विलेज का कह सकते हैं कलेक्टिवली, अगर विलेज कलेक्टिवली यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए उनकी पर्टिकुलर विलेज में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोग हैं, वो जानते हैं कि इस तरीके से उनका जो विलेज है किस पर्टिकुलर टेरेन में है, क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वाटर की सप्लाई को बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बोरवेल वहाँ पे बनाना है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत करनी है, कुछ पाइपलाइन सेटअप करना है, तो वो उस चीज़ को बेस्ट तरीके से वहाँ के जो विलेजेस है वो वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं
उनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाएगी वो कलेक्टिवली जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा कह सकते हैं कस्टमाइज्ड होगा, रिस्पॉन्सिव होगा एंड सस्टेनेबल होगा, ठीक है। ये वन साइज फिट इन ऑल अप्रोच की तरह नहीं होगा, ये कस्टमाइज्ड होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, सस्टेनेबल होगा, बिकॉज इट कंसिडर द लोकल नॉलेज, ठीक है। यानी जो भी वहाँ की लोकल नॉलेज है उनको कंसिडर करके ये चीज़ें बनाई जाएंगी। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अगर डोमिनेट करती है तो वो कहीं ना कहीं जो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बात करते हैं लोकल लेवल्स में। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो एक हेल्दी बैलेंस अगर क्रिएट होगा बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड ग्रास रूट एम्पावरमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं क्रूशल होगा फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। यानी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप चला रहे हो तो उसमें बैलेंस जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो बैलेंस हो रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी है, ग्रास रूट लेवल पे जो लोकल उनको भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो प्रोजेक्ट वो डेवलपमेंट कह सकते हो कहीं ना कहीं जो है सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फाइनली उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी, फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज पंचायती राज सिस्टम को कैसे अब हमें, क्योंकि देखो प्रॉब्लम उन्होंने अब समझ लिया है कि किस तरीके से हमें कुछ ना कुछ करके ब्यूरोक्रेटाइजेशन को कम करना है और जो विलेजेस हैं उनके पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो अब किस तरीके से हम फर्दर उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। पहला उन्होंने बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है जिसको हम ज़िला परिषद बोलते हैं, आई होप कल का ये डायग्राम आपको याद हो, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ज़िला परिषद दिखेगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कमिटीज़ के द्वारा बोला गया था, कहीं किसी ने बोला कि 3 टायर सिस्टम होगा, कहीं किसी ने कहा 2 टायर सिस्टम, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसने कहा कि हम एक रिजिड सिस्टम ना बना के स्टेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से जो है डिफरेंट जो भी चेंजेस करना चाहती हैं वो उसके हिसाब से चेंजेस करेंगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान ने जो है आपको देखने को मिलेगा 3 टायर सिस्टम को अडॉप्ट किया था, वहीं वेस्ट बंगाल ने 4 टायर सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो उन्होंने अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ को किया था। पर वही हम बात करते हैं जीवीके राव कमेटी की, तो उन्होंने बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है दैट इज़ जिला परिषद शुड बी ऑफ पिवाइटल इंपॉर्टेंस इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। यानी जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है आपका जिला परिषद का देखने को मिलेगा। इट्स स्टेटेड दैट द डिस्ट्रिक्ट इज़ अ प्रॉपर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की होनी चाहिए एंड जिला परिषद शुड बिकम द प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विच कैन बी हैंडल एट दैट लेवल। यानी उस पर्टिकुलर विलेजेस के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं तो उनको मैनेज करना, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना, वो हर एक चीज़ जो जिला परिषद के द्वारा की जाएगी। देन बोला गया है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर लेवल्स, ठीक है, शुड बी असाइंड इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, ठीक है। तो यानी मेन चीज़ क्या है कि प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं जो है सेंटर लेवल पे नहीं होनी चाहिए, जो आपकी विलेजेस जो बैठे हैं बिकॉज उनको अपनी जो आसपास की नॉलेज है तो प्लानिंग उनके पास देनी चाहिए। इसलिए इन्होंने इस पे फोकस किया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर लेवल्स में, यानी कि आप देख सकते हो जो ग्राम पंचायत होती हैं जहाँ पे ग्राम कह सकते हैं जो विलेजेस होते हैं कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको जो है इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए प्लानिंग का, कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ये सब करना है। Some of the planning functions at the state level should be transferred to the district level planning unit for effective decentralized district planning, ठीक है। यानी कुछ स्टेट लेवल पे जो भी प्लानिंग फंक्शंस चल रहे हैं उन फंक्शंस को जो है अगर हो सके तो ट्रांसफ़र कर दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग यूनिट्स बैठी हैं उन यूनिट्स को जो है आप वो फंक्शंस दे दो। फॉर एग्जांपल मान लो वाटर की अभी जैसे हमने बात की कि किस तरीके से वाटर की सप्लाई को इम्प्रूव करना है, तो हो सकता है कि स्टेट भाई अपने अंडर इसको रखे और स्टेट अपने हिसाब से जो है पॉलिसी को फ्रेम कर रही है और पैसा वैसा दे रही है नीचे वाले जो भी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को, ऐसे उस हिसाब से वहाँ पे उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बट यहाँ पे जो मेजर रोल था इसको फ्रेम करने का वो आपको देखने को मिलेगा जो स्टेट में जो कहना कहीं जो लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे जो लॉ मेकर्स है वो उस चीज़ को फ्रेम कर रहे हैं, बट जो नीचे जो विलेजर्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़ीरो रहा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे प्लानिंग फंक्शंस हैं वो स्टेट उसको क्या करे ट्रांसफ़र कर दे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स को, सो दैट वो इफेक्टिव तरीके से वहाँ पे हो सके प्लानिंग।
एंड उसके लिए देखने को मिलेगा एक पोस्ट यहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले जो कमिटीज़ आई थी उन्होंने बोला था, जहाँ पे आपको याद होगा, ज़िला परिषद के जो बेसिकली चेयरमैन होंगे। अब ज़िला परिषद आपको कहाँ मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज़िला परिषद है उसके चेयरमैन ऑटोमेटिकली कौन हो जाएंगे? आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यानी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा उस जिला परिषद का, और वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे जो भी प्लानिंग वगैरह होगा, इम्प्लीमेंटेशन का काम वो करेगा। बट यहाँ पे आपको चेंज ये देखने को मिलेगा कि जो JVK राव कमेटी है इसने बोला है कि देखो, ऑलरेडी जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप उसके कंधों में डाल दोगे तो वो इफेक्टिवली उस चीज़ को कर नहीं पाएगा। तो इससे बेटर ये होगा कि आप एक फर्दर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, यानी ज़िला परिषद के अंदर ही आप एक पोस्ट को क्रिएट कर दो, जो कि कौन सी पोस्ट होगी? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट होगी। और दे एक्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी ज़िला परिषद में जो CEO होता है ना, CEO बेसिकली क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेगा वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एंड शुड बी इन चार्ज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जो भी डेवलपमेंट से डिपार्टमेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट का काम चल रहा होगा, उन सब का वो चार्ज जो है वो संभालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ना देके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को पावर्स देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है कि द इलेक्शन जो होंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के शुड बी हेल्ड रेगुलरली होनी चाहिए। एंड इट फाउंड दैट इलेक्शन वुड मतलब इलेक्शन बिकेम ओवर ड्यू फॉर 1 or more टायर्स इन 11 स्टेट्स से। क्या यानी कि कहीं ना कहीं देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बना तो दिया है, बट आपको देखने को मिलेगा अगेन, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दिया गया, दैट्स वाई स्टेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, अपनी मन मर्जी से इलेक्शंस करवा रही है, कभी नहीं करवा रही, कभी वो ऐसे पड़े हुए ओवरड्यू हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं फिर इस पोजीशन को कह सकते हैं, जो सिस्टम है उसको वीकन करने की कोशिश की जाती है। Thus, the committee, in its scheme of decentralized system of field administration, assigned a leading role to the Panchayati Raj in the local प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यानी इस पर्टिकुलर कमेटी ने आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली फोकस किया है कि जो पंचायती राज है लोकल लेवल पे, उनको जो है प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम दिया जाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ इन दिस रिस्पेक्ट दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ द JVK राव कमेटी 1986 में जो आई थी डिफर करेगा फ्रॉम दोज ऑफ दंतवाला कमेटी रिपोर्ट ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग 1978 एंड हनुमंता राव कमेटी रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग 1984। यानी सिंपली यहाँ पे बात की जा रही है कि JVK राव कमेटी जो कि 1986 में आई थी, उन्होंने मेनली फोकस किया है कि जो लोकल लेवल है, जो नीचे विलेजेस हैं, वहाँ पर उनके पास जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रहना चाहिए। जबकि जो दंतवाला कमेटी रिपोर्ट है या फिर हनुमंता राय कमेटी रिपोर्ट है, इन्होंने मेनली फोकस किया कि ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दो कमेटीज़ की जो रिपोर्ट थी वो विलेजेस को, यानी जो आपका लोकल है, लोकल लेवल जिसे हम कह सकते हैं, आपका जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको प्लानिंग की जो पावर्स देने की बात ना करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है फोकस कर रही थी। जबकि JVK राव ने फोकस किस में किया है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो नीचे जो आप कह सकते हैं लोकल लेवल पे की जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि बोथ द कमिटीज़ हैव असाइंड दैट द बेसिक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फंक्शन शुड बी डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। यहाँ पे बोथ द कमिटी इन द सेंस दंतवाला कमेटी एंड द हनुमंता राव कमेटी का मेन काम ये था, मेन सजेशन ये था कि जो भी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा वो कहाँ पे किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा। एंड हनुमंता राव कमेटी एडवोकेटेड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो हनुमंता राव कमेटी है, उन्होंने फोकस किया कि हमें एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी बनानी चाहिए। वो भले ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो के अंडर हो या फिर एक मिनिस्टर के अंडर हो, डजेंट मैटर, बट एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी होगी जिसका काम क्या होगा? प्लानिंग वगैरह एग्जीक्यूट करना। In both the models में the collector would play a significant role in the decentralized planning through the committee stated that the पंचायती राज institution would also be associated with this process of decentralized planning। यानी इन दोनों ही कमिटीज़ ने मेन जो है कहीं ना कहीं जो पावर थी आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है कि वो जो है कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे। ठीक है, बट हम बात करते हैं दैट द कमिटी रिकमेंडेड दैट द कलेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ऑल द डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वही सारे डेवलपमेंट करेगा, वही प्लानिंग एक्टिविटीज़ करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। दस द हनुमंता राव कमेटी डिफर्ड इन दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम द
बलवंत राय मेहता कमेटी यानी हनुमंता राय कमेटी का अगेन मैं चीज़ फिर से डिस्कस कर रही हूँ कि हनुमंता राय कमेटी के द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई है कि वो यहाँ पे हर एक डेवलपमेंट को, हर एक प्लानिंग पे वो ही जो है उसको प्लान करेंगे। बट इसके अगेंस्ट अगर देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि हमने कल पढ़ा था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो आया था, अशोक मेहता कमेटी जो हमने कल पढ़ी थी, और आज हमने GVK राव मेहता कमेटी देखी है। इन्होंने जो है कहीं ना कहीं रिकमेंड किया है रिडक्शन इन द डेवलपमेंट रोल इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, उसके रोल को यहाँ पे कम किया जाना चाहिए। एंड विच असाइंड अ मेजर रोल टू द पंचायती राज इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज़ करें तो एक ही फैक्टर निकल के आता है कि आपका जो हनुमंता राव कमेटी था, उन्होंने मेनली फोकस किया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर होनी चाहिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करने की। बट बाकी जो कमिटीज़ है और खासकर जो GVK राव कमेटी है, उन्होंने फोकस किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ना देकर आपको जो है यहाँ पे एक सेपरेट पोस्ट बनानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। वो कहीं ना कहीं सारी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं LM सिंघवी कमेटी की। इन 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो आई थी, उन्होंने अपॉइंट किया था इस पर्टिकुलर कमेटी को टू प्रिपेयर अ कंसेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी। यानी अगेन देखो मैटर जो है, हर एक गवर्नमेंट आ रही है, सबकी सब गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि भाई किस तरीके से हम जो रिवाइटलाइज करें, स्ट्रेंथन करें, रिवाइव किस तरीके से करें, इसी पे फोकस है। जो मेन रिकमेंडेशन जो दी जा रही है, कहीं ना कहीं उनको किस तरीके से फाइनल एक्शन लेना है उनके ऊपर, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं है। बस कमेटी पे कमेटी जो है बना रही थी उस टाइम पे गवर्नमेंट। तो अगेन राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे जो है 1986 में ये कमेटी बनती है। एंड ये कमेटी सबसे पहले रिकमेंडेशन ये देती है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। यानी सबसे पहला ही चीज़ उन्होंने ये चीज़ बोलती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कुछ नहीं तो सही, आप कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज तो करो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको प्रिजर्व करो। फॉर दिस पर्पस आप एक न्यू चैप्टर ऐड करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड दिस विल मेक देयर आइडेंटिटी इंटीग्रिटी रीजनेबली एंड सस्टेनेबली इनवॉल्यूट। इट ऑल्सो सजेस्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू इंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए पंचायती राज बॉडीज़ में। यानी कि सबसे पहले आप उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर ऐड करो जो उनकी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं बरकरार रखेगा, और साथ ही साथ उनके जो भी इलेक्शंस वगैरह है वो फ्री तरीके से, फेयर तरीके से, रेगुलर जो बेसिस पे जो है होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि न्याय पंचायत शुड बी इस्टेब्लिश फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। यानी एक विलेज में ना सही बट एक 2-4 विलेजेस का क्लस्टर बना के आप एक न्याय पंचायत को वहाँ पे सेटअप करो, सो दैट वहाँ पे जो भी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं जज कर पाएंगे, उनको बेसिकली सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि द विलेजेस शुड बी रीऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल, ठीक है। यानी जो विलेजेस होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फर्दर रीऑर्गेनाइज करें, एंड किस तरीके से ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ग्राम पंचायत ही एक ऐसा आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पंचायती राज सिस्टम का, जहाँ पे आपके जो विलेजर्स है वो एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है यहाँ पे बैठाते हैं, और उनके द्वारा जो है अगर डेवलपमेंट और सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एंड इट ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। उन्होंने कहीं ना कहीं एम्फेसाइज किया कि हमें ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉल्ड इट एज अ इंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है आपका ग्राम सभा है। द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ क्योंकि देखो अब देखो डेवलपमेंट करना है, पैसों की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाइए। द जुडिशल ट्रिब्यूनल शुड बी इस्टेब्लिश इन ईच स्टेट के अंदर जुडिशल ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए जो एडजुकेट करे कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देयर डिसोल्यूशन, अदर मैटर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग। यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ भी ऐसा चीज़ें होती हैं कि अच्छे से वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, फर्दर उनका डिसोल्यूशन हो रहा है, या फिर अच्छे से ये कह सकते हैं इलेक्शंस तो हुए हैं बट इलेक्शन में कुछ धांधली हुई है, कुछ करप्शन हुआ है, कुछ कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, तो वो सारे मैटर्स कहीं ना कहीं जो है इमीडिएट तरीके से सॉल्व हो, उसके लिए जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है स्टेट के अंदर। यानी हर एक स्टेट के अंदर ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होंगे जो बहुत ही फास्ट तरीके से इन सारे जो कह सकते हैं डिस्प्यूट्स हैं इनको जो है सुनेंगे, ताकि जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथन रहे। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना एक डिस्प्यूट के कारण वो काफ़ी
लंबे टाइम तक खिंच रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो कुछ इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, उस पर कुछ बातचीत ही नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इसको फिर वीक कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ भी डिस्प्यूट निकल के आता है, चाहे उनके फंक्शन से रिलेटेड हो, किस तरीके से डिसोल्यूशन करना है वो हो, किस तरीके से जो इलेक्शंस में यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से अगर हो रहा है, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये ट्रिब्यूनल जो है जल्द से जल्दी उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको वापस से अच्छे से फंक्शन करने में जो हेल्प करें। ठीक है, तो ये कमेटी जो एल एम सिंघवी कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशंस हमने देख ली। अब हम चलते हैं थुंगन कमेटी के ऊपर। तो इस कमेटी में देखने को मिलेगा इन 1988 अ सब कमेटी ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट वाज constituted under the chairmanship of P.K. Thungan to examine the political administrative structure in the district for the purpose of district planning. Again, किस तरीके से political administrative structure बनना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में कैसे रोल होना चाहिए, तो वो सब चीज़ों के ऊपर उन्हें बात की है। एंड दिस कमेटी सजेस्टेड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इट मेड फ्लोइंग रिकमेंडेशंस। उनके द्वारा दी गई है पहला कि द पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगेन फिर से उन्होंने ये चीज़ पॉइंट बोला, मतलब ये जो पॉइंट है ना ऑलमोस्ट आपको हर एक कमेटी में देखने को मिलेगा कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हो, बट अगर जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं होगी ना, वो इम्प्लीमेंटेशन परफेक्टली कह सकते हो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला है कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का, जहाँ पे आपको देखने को विलेज लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ज़िला परिषद जो होगा शुड बी पिवाइट होगा पंचायती राज सिस्टम का एंड शुड एक्ट एज अ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द पंचायती राज बॉडी शुड हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर यहाँ पे होगा, यानी जो भी मेंबर्स वहाँ पे चुन के आएंगे उनका फिक्स टेन्योर होगा 5 साल का। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ अ बॉडी शुड भी 6 मंथ तक का होना चाहिए और उसकी 6 महीने के अंदर तक आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। द प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन कमेटी शुड बी सेट अप एट द स्टेट लेवल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट के लेवल पे आपको यहाँ पे प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी को सेटअप करना है। ठीक है, जिनका काम क्या होगा कि कहीं ना कहीं किस तरीके से प्लानिंग होनी है वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और चेयरमैन इसके कौन होंगे, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग होंगे। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ज़िला परिषद, अब जो ज़िला परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो इस पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर होंगे। ये बात यहाँ पे बोली गई है, क्योंकि देखो ये जो कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, मान लो आपका मिनिस्टर है स्टेट में, उसके अंडर ये कमेटी बनाई गई है। तो ये जो कमेटी है जो कहीं ना कहीं प्लानिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो उसके बारे में जो डील करेगी। तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका 3 टायर सिस्टम है, नहीं सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, देन आपका ब्लॉक लेवल है, देन आपका विलेज है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका ज़िला परिषद है, उस ज़िला परिषद के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इसके मेंबर अगर होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफेक्टिवली वहाँ पे अपनी बात रख पाएंगे। किस तरीके से जो ग्राउंड लेवल पे क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पे बोली जाएगी। तो मिनिस्टर इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं समझ पाएगा। देन यहाँ पे बोला गया है डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर पंचायती राज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट्स की कि किन किन मैटर्स के ऊपर आपका पंचायती राज जो है वहाँ पे उसके ऊपर जो है क्या कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ बना सकता है, किन किन मैटर्स के ऊपर वो काम कर सकता है। वो मैटर्स वो लिस्ट के अंदर जो है आपको मेंशन करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन बोला गया रिजर्वेशन ऑफ सीट इन ऑल द 3 टायर्स शुड बी ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे आप जो है तीनों ही टायर्स के अंदर, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल हो गया, विलेज लेवल हो गया, तीनों ही लेवल के अंदर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है। एंड दिस शुड ऑल्सो बी रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जिसको आपको सेटअप करना है हर एक स्टेट के अंदर। एंड जिसका काम क्या होगा कि ले डाउन द क्राइटेरिया एंड द गाइडलाइन फॉर द डिवल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। यानी स्टेट से कितना पैसा आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देना है वो कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ज़िला परिषद का। तो इन्होंने अगेन जो ज़िला परिषद है यानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दी गई है, किसके द्वारा, थुंगन कमेटी के द्वारा, कि मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है कहीं ना कहीं वो सीओ होनी चाहिए उस ज़िला परिषद की। अब हम देखते हैं लास्ट कमेटी जो कि है गडगिल कमेटी। The Committee on Policy and Programs was constituted in 1988 by the Congress Party under the chairmanship of V.N. Gadgil। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी 1988 में और इसके चेयरमैन कौन थे, V.N. Gadgil। And this committee was asked to consider the question of how best पंचायत इंस्टीट्यूशन could be made effective। ठीक है, मतलब
ओवरऑल आपको देखने को मिल ही रहा होगा किस तरीके से हर एक गवर्नमेंट का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें, कैसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फर्दर रिवाइव कर सकें, उनको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें। तो मेन सब्जेक्ट जो है हर एक गवर्नमेंट का यही है, जिस बेसिस पे जो कमेटी को बनाया जा रहा है। एंड कमेटी फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिकमेंडेशंस दे रही है। अगर हम बात करें गडगिल कमेटी की तो उनकी रिकमेंडेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को आपको देना पड़ेगा पहले तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का, यानी कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। टर्म जो होगा 5 साल का होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। मेंबर्स जो होंगे पंचायत के एट ऑल द 3 लेवल शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तीनों लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे जो भी मेंबर्स होंगे इस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए लोगों के द्वारा, यानी वहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग हैं वो उनको वहाँ पे चुन के भेजेंगे। और रिजर्वेशन की बात की जा रही है एससी के लिए भी, एसटी के लिए और वुमेन के लिए। The Panchayati Raj bodies should have the responsibility of preparation and implementation of plans for socio-economic development। यानी जो भी इस तरीके का socio-economic development से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपको प्लान बनाना है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको प्लान को प्रिपेयर करने की, इम्प्लीमेंट करने की वो पंचायती राज बॉडी को दी गई है, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को। ठीक है। फॉर दिस पर्पज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट शुड बी स्पेसिफाइड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप स्पेसिफाइड नहीं करोगे किन किन मैटर्स के ऊपर यहाँ पे बना सकते हैं तो अगेन यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के भरोसे बैठी रहेगी। अगर स्टेट ने बोल दिया तो हाँ आप इस पर कर सकते हो तो वो इस पर कर सकती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट सही नहीं होगा। तो बेटर यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके जो भी मैटर्स है उनके सो दैट आप एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पे मेंशन कर दो, सो दैट उनको भी क्लियरली पता होगा भाई किन किन डोमेन के अंदर उनको काम करना और कहाँ कहाँ पे जो है उनके काम नहीं करना। बिकॉज अगेन आपको देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है जो आपको डिफरेंट सेक्टर्स देखने को मिलेंगी, तो सेंटर उन्हीं के ऊपर जो है लॉ बना सकता है जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, स्टेट उन्हीं लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है जो सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से सब्जेक्ट्स का वहाँ पे मेंशन होना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो है उनको कहीं ना कहीं पावर देगा कि भाई आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ही जो है स्टिक कर के इन फिर जो भी डेवलपमेंट करना है, प्रिपरेशन करना है, इन पर्टिकुलर एरिया में जो आपको काम करना है। नेक्स्ट बोला गया है कि द पंचायती राज बॉडी शुड बी पावर टू लेवी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। यानी जो भी टैक्सेस है, ड्यूटीज़ है, पहले तो कैसे उनको लगाना है, कैसे उनको कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ पे उनको खर्च करना है, वो पावर भी आपको पंचायती राज बॉडीज़ को देनी पड़ेगी, सो दैट यहाँ से वो अपना जो है थोड़ा बहुत रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर सकें और थोड़ा बहुत जो पैसा उनको मिल रहा है उस पैसों से फिर वो प्लानिंग वगैरह डेवलपमेंट में उसको हेल्प कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायत। और ये किस तरीके से जो भी फाइनेंसेस वगैरह एलोकेट करना है पंचायत को, उसके लिए उन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाने की बात की है। वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कितना पैसा एलोकेट करना है आपको पंचायत में। नेक्स्ट बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ पंचायत। यानी पंचायत में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि तीनों लेवल पे यहाँ पे इलेक्शंस आपको कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, तो उस इलेक्शन को कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है जो कि सेंटर पे जो इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है। वहीं आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा स्पेसिफिकली जो पंचायत के जो इलेक्शंस होंगे और फिर आप देखोगे किस तरीके से जो म्यूनसिपालिटीज़ होंगी उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगा। तो ये जो सारी रिकमेंडेशंस हमने देखी है गडगिल कमेटी की अभी, वो आपको देखने को मिलेगा इट बिकेम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग एन अमेंडमेंट बिल। यानी वो जो अमेंडमेंट बिल आपको ड्राफ्ट करना है, क्योंकि देखो अमेंडमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और अमेंडमेंट करके आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें जो है पंचायती राज सिस्टम के लिए हमने यहाँ पे चीज़ों को ऐड किया गया है। तो उस अमेंडमेंट बिल को ड्राफ्ट करने के लिए सबसे कह सकते हैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन का रहा है। एंड दे एम्ड एट कन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड कर दीजिए। अब हम देखते हैं किस किस तरीके से जो गवर्नमेंट साइड थी उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से बिल्स को जो है अपनी अपनी पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे पब्लिश किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट की। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा इन जुलाई 1989 को टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए, मेक them more powerful and broad based along although the Lok Sabha passed the bill in August 1989।
ठीक है। यानी आपको देखने को मिलेगा कि 1989 के जुलाई के महीने में ये बिल जो है लोकसभा में जो है बेसिकली आया था, और लोकसभा ने इस बिल को अगस्त में यानी जुलाई में बिल आया, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा के अंदर, बिकॉज अमेंडमेंट बिल है लोकसभा लेके आएगी। तो लोकसभा ने जुलाई 1989 को ये बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर, और अगस्त 1989 को ये बिल पास कर दिया, एंड इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा। बट आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा से ये जो है अप्रूव्ड नहीं हो पाया। द बिल वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड बाय द अपोजिशन ऑन द ग्राउंड दैट इट सर्व टू स्ट्रेंथन द सेंट्रलाइजेशन इन द फेडरल सिस्टम। यानी जो अपोजिशन पार्टी थी वो इसलिए इस बिल को अपोज कर रही थी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है सेंट्रलाइजेशन जो है यानी फेडरल सिस्टम के अंदर जो रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर जो सेंट्रलाइजेशन जो किया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। इस बिल के अंदर, इस अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐसे प्रोविजंस को ऐड कर दिया गया था उस टाइम पे जो आपकी सेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। यानी मेन आपका जो क्या होना चाहिए था, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था पावर का, उसको ना करके यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। दैट्स वाई ये बिल राज्यसभा में देखने को मिलेगा अप्रूव हुआ ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, यानी कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है सून आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस इन नवंबर 1989 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त 1989 एंड देन यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने नवंबर 1989 को जैसे ही वो आई मतलब सेंटर, मतलब जो सेंटर में जो गवर्नमेंट थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ही पावर में आई। उसके अंडर जो आपको देखने को मिलेंगे जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, इन्होंने अनाउंस किया थे कि भाई हम जो है स्टेप्स लेंगे टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जून 1990 को यानी 89 मतलब उसके अगले साल जो है जून में आपको देखने को मिलेगा 2 डे कॉन्फ्रेंस होती है स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के साथ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीपी सिंह। यानी उस पर्टिकुलर मीटिंग की चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे वीपी सिंह थे, और बाकी जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया गया, विच हेल्ड टू डिस्कस द इशूज रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज बॉडीज़। बिकॉज पंचायती राज बॉडीज़ को किस तरीके से स्ट्रेंथन करने में क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं पहले ये समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। दैट्स वाई जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के वीपी सिंह, उन्होंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, एंड द कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और फिर इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि हम फ्रेश तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे इसके लिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड हुआ लोकसभा के अंदर सितंबर 1990। देखो ये टाइम देख सकते हो, जून 90 में मीटिंग वगैरह हुई एंड सितंबर 1990 में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकसभा के अंदर। बट मेन यहाँ पे इशू ये निकल के आया कि जो फॉल ऑफ गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द लैप्स ऑफ द बिल। जैसे कि हमने पढ़ा था इस चीज़ के ऊपर कि जो पार्लियामेंट में जब हम पढ़ रहे थे कि जब आपकी कोई भी लोकसभा लैप्स हो जाती, मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फॉल हो जाती है, तो उस समय जो है कौन कौन से केसेस में जो आपका बिल लैप्स हो जाता है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको वो चीज़ याद होगी उस समय की, जो हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो गवर्नमेंट है वो फॉलो हो गई थी और ये पर्टिकुलर बिल जो है लैप्स हो गया, फिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई। अगेन हम देखते हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है, तो द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो याद रखना कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे। वंस अगेन कंसिडर द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज बॉडी का उन्होंने फिर से इस मैटर को उठाया। इट ड्रास्टिकली मॉडिफाइड द प्रपोजल इन दिस रिगार्ड टू डिलीट द कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट एंड रिड्यूस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा इन सितंबर 1991। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 1990 पे आपको देखने को मिला किस तरीके से जो पुरानी गवर्नमेंट थी वीपी सिंह की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे लोकसभा में। उसके ही हम कह सकते हैं अगले साल जो आपको देखने को मिलेगा सितंबर 1991 में आपका नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर। अब मेन चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट थे, जो कहीं ना कहीं पहले जो यहाँ पे अपोज किए जा रहे थे, इस टाइम पे हम देख सकते हो राजीव गांधी के टाइम पे उन कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया और फर्दर इस चीज़ को मॉडिफाई करके इस बिल को जो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। और दिस बिल फाइनली अमर्ज्ड हुआ एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये फोर्स में कब आया 24 अप्रैल 1993 के अंदर ये फोर्स में आ गया। नहीं, इस टाइम पे 24 अप्रैल 1993 के अंदर हम कह सकते हैं ये जो पर्टिकुलरली हर एक स्टेट को ये ड्यूटी दे दी गई कि बस आपको ये पंचायती राज सिस्टम फॉर्म करना है, ये चीज़ें जो हमने ऐड करी है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ों को परफॉर्म करना है।
तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर बिल के द्वारा दो चीज़ें हुई, एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। 73rd ने बेसिकली आपको देखने को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं बनाने की बात की है, और 74th ने म्यूनसिपालिटीज़ को। दोनों ही आपको लोकल गवर्नमेंट्स मिलेंगे, एक रूरल लेवल पे हो तो एक अर्बन लेवल पे। This bill was passed by the Lok Sabha on 22nd December 1992 and by the Rajya Sabha on 23rd December 1992 में पास हो गया था। Later it was approved by the 7th State Assembly ने इसको अप्रूव कर दिया था। बिकॉज देखने को मिलेगा ना, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको देखने मिलेगा 17 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने रेटिफिकेशन के थ्रू अप्रूव कर दिया था। एंड फाइनली जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 20 अप्रैल 1993 को इसको अपना एसेंट दे दिया, और फाइनली ये जो पर्टिकुलर बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमें देखते हैं किस तरीके से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया था ये। अब उस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे वो हम जो है कल की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई एम रियली श्योर कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई हों। इन केस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स जो है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।